उपनाम। जैसे क्वेश्चन बन जाता है, सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई या सिंधु सभ्यता का ऐसा पहला शहर, ऐसा पहला नगर जिसकी सबसे पहले खुदाई हुई। तो इसलिए इसे सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्खनन नगर व शहर कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्खनन नगर या शहर कौन सा है, तो आपको हड़प्पा करना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, सिंधु सभ्यता की, जैसे क्वेश्चन आ गया, सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी क्या थी। अगला क्वेश्चन ये बन गया, क्वेश्चन क्या बना, सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी क्या थी। तो आपको 4 नगर देंगे और आंसर आपको हड़प्पा करना है। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी का अर्थ मतलब है सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसलिए इसे प्रथम राजधानी कहते हैं। आगे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी हड़प्पा को कहा जाता है, कहने वाला कौन सा विद्वान था। आपको 4 विद्वान देंगे और आपको आंसर जो याद करना है, जो आपको आंसर करना है वह है जॉन मार्शल है। तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी कहा। और इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पूछ सकते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्खनन नगर कौन सा है, शहर कौन सा है, तो हड़प्पा आएगा। सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी कौन सी है, हड़प्पा आएगा। और कहने वाला कौन है, जॉन मार्शल। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हुए। एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर या सिंधु सभ्यता का प्रथम महत्वपूर्ण नगर कौन सा है। सिंधु सभ्यता का प्रथम महत्वपूर्ण नगर कौन सा है, तो आंसर आएगा हड़प्पा। इस प्रकार उपनाम पे 3 प्रश्न बनते हैं। 3 प्रश्न बनते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्खनन शहर, सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी, सिंधु सभ्यता का प्रथम महत्वपूर्ण नगर। आगे यदि थोड़ा कठिनाई इस तरह पे इस क्वेश्चन को पूछेगा, हड़प्पा को पूछेगा। आगे क्वेश्चन बनते हैं, आपका 6वां टॉपिक है कि यहाँ से क्या क्या मिला। अर्थात इस टॉपिक को हम 6वें टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, यहाँ खुदाई में क्या क्या मिला। तो ये तो प्रत्येक जब हम 10 नगर पढ़ाएंगे तो 10 नगरों में ये आपके जो 5 टॉपिक हैं विशेषतर रटने वाले हैं। जो समझने वाला टॉपिक है वह आपका 6वां और 7वां है। 6वें में हम 7 से पढ़ाएंगे और 7वें में एकमात्र नगर। इस पर 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। सर्वाधिक इम्पोर्टेंट आपका इसमें साक्ष्य पूछा जाता है। इस टॉपिक को पूछने के लिए एग्जामिनर एक आपको पुराय स्थल एक नगर रखेगा और आपको 4 स्थान 4 शहर देगा, 4 नगर देगा, उसके आधार पे आपको आंसर करना है। अब मैं आपको समझाऊं ये खुदाई कैसी हुई और क्या निकला। तो खुदाई कैसे होती है, तो बात उस समय की है जब भारत में ब्रिटिश सरकार थी। भारत की जो सरकार थी वो अंग्रेज़ी सरकार थी और उसका एक ICS अधिकारी, एक कलेक्टर कराची से लाहौर तक की यात्रा कर रहा था। और इस कराची से लाहौर के रास्ते में उसे एक टीला दिखाई दिया। और इस प्रकार कराची से लाहौर का एक रास्ता था और इस रास्ते से एक अंग्रेज़ 1826 में चार्ल्स मैनसन जी नामक अंग्रेज़ था और वह परिवार सहित यात्रा कर रहा था। अचानक उसे एक टीला दिखाई दिया और वह टीला काफ़ी लंबा था और इस प्रकार उस टीले का जो आकार था वह आयताकार था। इस पे उसका ध्यान गया, ये मिट्टी से ढका हुआ था लेकिन काफ़ी लंबा था प्राकृतिक टीलों की अपेक्षा, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक टीले
अर्धगोलाकार होते हैं, लेकिन ये टीला कैसा था, आयताकार था। इसलिए इस विद्वान को थोड़ी शंका हुई कि ये एक प्राकृतिक टीला ना होकर के कोई एक नगर हो सकता है, क्योंकि इसने इतिहास पढ़ रखा था भारत का, प्राचीन भारत कि ICS अधिकारी था, कलेक्टर लेवल का अधिकारी था। ये भारत का इतिहास जानता था कि भारत के अनेक राजा हुए, दिल्ली सल्तनत काल में अनेक राजा हुए, जिसमें एक राजा हुआ था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा बसाया और 6 में उसे राजधानी बनाई, और कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसने अपने क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत साम्राज्य में अफ़गानिस्तान तक और कुछ दूरी पर शहर बसाए। तो इसने सोचा कि शायद सिकंदर लोदी के द्वारा कोई बसाई गई बस्ती होगी, और ये किसी प्राकृतिक संकट के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण या पृथ्वी में कोई उथल पुथल के कारण ये शहर इसके नीचे दब गया। और इस प्रकार ये आयताकार अधिकतर बस्तियां होती हैं, ये घर होंगे, ये मकान होंगे। यदि कोई नगर सिकंदर के द्वारा या कोई राजा के द्वारा ये बस्ती होगी तो निश्चित ही हम जानते हैं कि प्राचीन काल के राजाओं पर अत्यधिक धन हुआ करता था। और आप जानते ब्रिटिश सरकार पूर्णतः धन की लालची थे, और इसी उद्देश्य से चार्ल्स मैसन ये बात अपने मित्रों को बताई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया 1856 में, और भारत में हम जानते हैं 1853 में डलहौजी के समय भारत में पहली रेल लाइन बम्बई से थाने तक 1853 में डाली गई थी। ऐसी रेल लाइनें एक आपको कराची से लाहौर डाली जा रही थी। इस प्रकार यहाँ पे 2 इंजीनियरों को ये ठेका दिया गया। एक इंजीनियर का नाम बर्टन, विलियम बर्टन, और इस प्रकार बर्टन नामक बंधु थे, और उसके समय ये खुदाई की जा रही थी और रेल लाइन की डाली जा रही थी। अचानक कहते हैं रेल लाइन के पास छोटी सी मिट्टी की आवश्यकता पड़ी, थोड़ी सी मिट्टी की। इसलिए बर्टन बंधुओं ने, उन अंग्रेज़ अधिकारियों ने यहाँ से मिट्टी लेने के लिए कुछ मजदूर भेजे। मिट्टी यहाँ से खुदाई हुई। अब इन अंग्रेज़ों का बर्टन बंधुओं का कोई ध्यान इस पर नहीं गया, लेकिन उसी समय एक अंग्रेज़ अधिकारी जिसका नाम एक कनिंगम था, एक कनिंगम जी ने ये देखा जैसे मजदूर चले गए थे वहाँ कुछ ईंटें निकाली दी। ईंटें देखा कि ये इस काल की तो नहीं, ये प्राचीन काल की हैं, और इस प्रकार इसने इन पर रिसर्च किया। और इसीलिए 1861 में अंग्रेज़ सरकार की सहायता से अंग्रेज़ सरकार को इस पर ध्यान केंद्रित किया, और एक कनिंगम ने, भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार ने इसका सहयोग किया। इनकी खोज के लिए एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। एक कनिंगम इस प्रकार इसका प्रथम महानिदेशक और भारतीय पुरातत्व विभाग का संस्थापक किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक, प्रथम निदेशक या प्रथम महानिदेशक किसे कहा जाता है। प्रथम महानिदेशक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर एक कनिंगम होगा। ऐसे क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का संस्थापक या जनक किसे कहते हैं, तो भी आंसर एक कनिंगम होगा। या क्वेश्चन आ जाए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई, 1861 में, और कहाँ की गई, कलकत्ता में। इस प्रकार एक कनिंगम ने इन ईंट और मिट्टियाँ जो निकली थी उन पर रिसर्च करने के लिए ब्रिटिश सरकार की सहायता से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। उस समय लॉर्ड कैनिंग था, गवर्नर जनरल था, और भारतीय वायसराय की पदवी उसे धारण की थी। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर एंड वायसराय, अर्थात भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1870 में क्रांति के बाद की ये घटना थी, और लॉर्ड कैनिंग के सहायता से और एक कनिंगम ने इस संस्था की स्थापना की। इसने रिसर्च किया, लेकिन ये पूर्णतः अपने उद्देश्य पर सफल नहीं हो पाया। अंत में 1902 में एक नया अधिकारी आया। वह नया अधिकारी जॉन मार्शल था। इस प्रकार जॉन मार्शल ने जब ये फाइल, एक कनिंगम की फाइल, इस टीले की फाइल जो रिसर्च किया था, इस पर ध्यान गया, और जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को इस टीले की रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए, खुदाई करने के लिए उसे यहाँ भेजा। इस प्रकार यहाँ खुदाई में अनेक इंजीनियरों ने
राय बहादुर के बाद अनेक इंजीनियरों ने, दयाराम साहनी के बाद अनेक इंजीनियरों ने इसकी खुदाई की और इस प्रकार यहाँ से कुछ पुरास्थल निकले जो पूछे जाते हैं। जो इस प्रकार अगला एक टॉपिक होता है कि हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य मिले, कौन कौन से अवशेष मिले। तो इस प्रकार इसकी खुदाई आज़ादी तक हुई और इस प्रकार अनेक बार इसकी खुदाई की गई थी। उनमें कौन कौन से साक्ष्य मिले उनको मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी, अब जैसे मैंने आपको बताया खुदाई की थी और इसका आकार कैसा था, आयताकार। जैसे उसकी खुदाई की थी तो ये है टीला, दो भागों में, दो टीलों में, दो नगरियों में विभाजित मिला। एक पूरब की ओर टीला मिला और एक पश्चिम की ओर टीला मिला। पश्चिमी टीला के नाम से चर्चित हुआ। इस प्रकार इतिहासकारों ने इसे पश्चिमी टीला कहा और इसे पूर्वी टीला कहा। अब इसकी संरचना जैसे इतिहासकारों को मालूम हुई, जैसे इसकी खुदाई हुई, जितने भी नगर मिले प्राय यही नगर थे। जितने हम नगर पढ़ाएंगे इसकी यही संरचना थी। जब इसकी खुदाई की गई तो कहा जाता है कि दो टीले मिले थे, पहला टीला और दूसरा। पहला टीला मिला था, वहाँ 4-5 नगर मकान मिले और उसके चारों ओर एक रक्षा प्राचीर मिली। इस प्रकार लेकिन दूसरे टीले के चारों कोई रक्षा प्राचीर या परकोटा, इतिहासकार इसे परकोटा या रक्षा प्राचीर कहते हैं। अब जैसे इसकी खुदाई हुई, अब यहाँ पे जैसे खुदाई हुई इन दोनों टीलों के पास अर्थात दुर्ग टीले के पास, अब इसे दुर्ग टीला इतिहासकार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर दीवार थी, इसलिए इतिहासकारों ने इसे दुर्ग टीला नाम दिया। यहाँ पे अनेक मकान थे, अधिक संख्या में मकान थे, इसलिए इसे आम बस्ती की श्रेणी दी गई, आम बस्ती का दर्जा दिया गया। यहाँ पे नगर के लोग रहते थे, यहाँ रक्षा करने के लिए कुछ व्यक्ति रहते थे। इस प्रकार इसे दुर्ग टीला नंबर 1 को कहा गया, दूसरे टीले को आम बस्ती कहा गया। अब इसमें खुदाई में निकला तो यहाँ पे 12 कक्षों वाला एक विशाल अन्नागार मिला। इस प्रकार सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, अन्नागार के साक्ष्य हड़प्पा से मिले। इस प्रकार यहाँ खुदाई होती गई, अनेक पुरास्थल मिले। जिस प्रकार यहाँ पे इतिहासकार जैसे खुदाई करते करते यहाँ पहुँचा, अचानक कहते हैं एक कब्र मिली दक्षिण की ओर। इतिहासकार को ये अनुभव हो गया था कि यहाँ के व्यक्ति जब उनकी मृत्यु होती थी उनको दाह संस्कार दक्षिण की ओर किया जाता था, नगर के दक्षिण की ओर। जैसे नगर के दक्षिण की ओर खुदाई की तो यहाँ से एक सब कब्रगाह मिला और उसमें पहले जैसे खुदाई की एक कंकाल मिला, फिर दोबारा खुदाई, फिर आगे खुदाई करते गए और इस कंकाल में 37 शव मिले। अब इतिहासकार का दिमाग खराब कि 37 शव कहाँ से आए, और इस प्रकार जब उन्होंने इस पर रिसर्च किया तो देखा कि इनकी संरचना एक जैसी है, लेकिन इनकी मृत्यु एक महामारी, उस जमाने में बहुत भयंकर महामारी आई थी, मलेरिया। इस प्रकार ये व्यक्ति मलेरिया से मरे, इसलिए एक ही स्थान पे वहाँ के निवासियों ने इन व्यक्तियों को इस महामारी के कारण एक साथ मरे होंगे एक गड्ढे में दफना दिया। इस पर अगला क्वेश्चन हो जाता है, R37 संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले, या R37 संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिला। तो R37 संस्कृति हड़प्पा से मिली और ये क्या थे, एक सामूहिक शव थे। इसलिए क्वेश्चन बनता है सामूहिक कब्र या कब्रगाह या शवादान के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो सामूहिक कब्र कहाँ से मिली है, आपकी हड़प्पा से, जिसे R37, R का मतलब यहाँ कोई पूरा नाम नहीं है, यहाँ R का मतलब है अंग्रेज, उस समय अंग्रेजी शासन था, इन्होंने प्रतीक के रूप में मुड्डी बनाई थी, प्रतीक चिन्ह बनाए थे ABCD। इस प्रकार वहाँ एक प्रतीक चिन्ह डाल दिया R। आर के पास एक गड्ढा मिला जिसमें 37 शव हैं, इसलिए इसे R37 संस्कृति कहा जाता है, सामूहिक कब्र कहते हैं। जैसे इतिहासकार दक्षिण की फिर खुदाई कर रहा था, एक और छोटी सी कब्र मिली।
एक छोटी सी कब्र मिली, इसमें मात्र एक ही व्यक्ति था और उसका प्रतीक चिन्ह मुड्डी गाड़ दी एच के पास स्थान पर एक गड्ढा मिला जिसमें एक ही व्यक्ति था, इसलिए इसे एच संस्कृति कहते हैं। लेकिन इतिहासकार बड़ा चिंतित हुआ कि भाई यदि एक व्यक्ति और था तो 38वां इसको कर देते, लेकिन रिसर्च किया कि भाई ऐसा क्यों किया। उस समय जब यहाँ पे रिसर्च हुआ तो पता पड़ा ये भी मलेरिया से मरा है, लेकिन इनकी संरचना इन 37 शवों के आधार पर नहीं थी, इसलिए इतिहासकार ने समझा कि ये कोई व्यक्ति विदेशी होगा। इसलिए क्वेश्चन आ जाए विदेशी कब्र या विदेशी शवादान के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा, जिसे एच संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार यहाँ से अनेक साक्ष्य मिले। एक विशेष साक्ष्य मिला, एक नारी की मूर्ति, एक महिला की मृण मूर्ति मिली। मृण मूर्ति किसे कहते हैं? मृण का मतलब होता है मिट्टी की एक महिला की मूर्ति मिली और उसके गर्भ से एक खजूर का पेड़ या एक पौधा, किताबों में लेकिन 11वीं में दिल्ली किताब में से खजूर का पेड़ कहा गया है, एक वृक्ष का एक पौधा निकला हुआ और इतिहासकारों ने इसे प्रजनन की देवी या उर्वरता की देवी कहा। इस प्रकार प्रश्न आ जाए प्रजनता की देवी या उर्वरता की देवी के प्रमाण कहाँ से मिले, तो आपको आंसर हड़प्पा करना है। इस प्रकार विशेष करके आपको अन्नागार, इस पर ध्यान रखना है, सर्वाधिक यही पूछा जाता है अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले। यदि क्वेश्चन आ जाए मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपको ऑप्शन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों में से एक मिलेगा। यदि दोनों मिल जाते हैं तो आपको ध्यान रखना हड़प्पा नहीं करना है, सबसे पहले मोहनजोदड़ो से मिले थे। जो सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं, कहते हैं ये मोहनजोदड़ो 1922 में मिल चुका था, ये 1946 के आसपास मिला है, इसलिए साक्ष्य पीछे मिले। इसे हड़प्पा दूसरे स्थान पे है, सबसे पहला स्थान मोहनजोदड़ो। तो मलेरिया के प्रमाण कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो। हाँ, ऑप्शन में नहीं है, तब आंसर आपको हड़प्पा होगा। यदि दोनों मिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर मोहनजोदड़ो होगा। और एक टॉपिक लास्ट का है। इस प्रकार ये नगर आपका कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन बनता है, अब एक क्वेश्चन एकमात्र नगर। इस प्रकार ये टॉपिक आपको 7 टॉपिकों में, ऐसे में 10 टॉपिकों 7 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन बनता है। अब एग्जाम में थोड़ा कठिनाई इस तरह पे क्वेश्चन बना सकता है, निम्न में से सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरास्थल है यहाँ से सिंधु काल की सर्वाधिक अलंकृत मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के एकमात्र ऐसा नगर यहाँ से सर्वाधिक अलंकृत मोहरें मिली हैं या फिर लिखी हुई मोहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको आंसर हड़प्पा करना है। लिखी हुई का मतलब है मोहरों के ऊपर, यहाँ से जो मोहरें मिली थी वो वर्गाकार मिली थी, इनके ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं। तो सर्वाधिक चित्रों से अंकित मोहर वो कहाँ से मिली हैं, और इस प्रकार आप जानते हैं इन मोहरों का आकार वर्गाकार था और इस प्रकार इन पे जो चित्र मिले हैं वो सर्वाधिक मोहरों पे से सर्वाधिक लिखी हुई है का मतलब है चित्र सर्वाधिक लिखे हुए। कोई आपका यहाँ पे साक्ष्य मिला है, कोई अभिलेख मिला है, तो अभिलेख से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें या सर्वाधिक चित्रों से अंकित मोहरें या सर्वाधिक लिखी हुई मोहरें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का ये पहला महत्वपूर्ण नगर हुआ। और अगले वीडियो में हम आपको मोहनजोदड़ो पढ़ाने वाले हैं। अगला वीडियो आपको मिले, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रविंद्र आर्य सर।